हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और डेफिनेटली मस्त होंगे। एक बार मैं फिर से आप सबके बीच एक नया टॉपिक लेकर के आ गया हूँ, उपस्थित हो चुका हूँ। तो स्वागत है आप सभी का आईसीसी भारती क्लासेस में। मैं हूं आपका भारती सर, आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आज एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसमें आज हम लोग जानेंगे लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। जी हाँ, आज का जो ये टॉपिक होगा वो होगा लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से ह्यूमन में मेल और फीमेल अर्थात पुरुष और स्त्री का विभाजन होते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे कि आखिर क्या कारण है जो कि पुरुष और स्त्री दोनों में अलग अलग विभाजन होते हैं, और हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे कि किस प्रकार से लिंग विभाजन के आधार पर ट्विंस, जी हाँ आप लोग तो इसका नाम जानते ही होंगे, ट्विंस अर्थात जुड़वे बच्चे किस प्रकार से जन्म होते हैं। और इमेज आप लोग देखे होंगे, जुड़वे बच्चों में से भी कुछ का शकल ट्विंस होते हुए भी कुछ का शकल डिफरेंसेज हो जाते हैं, अर्थात अलग अलग। फिर आप लोग कुछ देखे होंगे कि कुछ बच्चे ट्विंस होते हुए भी उसका शकल अलग ना होकर उसका इमेज, ये हुलिया जो होता है उसका एक तरह होता है, अर्थात सिमिलर होते हैं, होमोलोगस, समझे, समान होते हैं, एक तरह दिखने वाला। आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो किस कारण से होते हैं और क्यों होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग चलेंगे इस टॉपिक की ओर कि लिंग निर्धारण। तो बच्चों, आप लोग जो ये देख रहे हैं, ये गोलाकार अंडे और ये जो टेल्स के आकार, पूंछ के आकार का जो ये है, ये सब जो संरचना देख रहे हैं, ये सब जो है ना कुछ नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ ये क्रोमोसोम और लिंग निर्धारण की ये माया है। ये सिर्फ लिंग निर्धारण का ये एक जाल है। जी हाँ, इसी के माध्यम से लिंग निर्धारण होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेना हम लोगों के लिए यह जरूरी होता है, लिंग निर्धारण जो होते हैं ना, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन जो होती है, वो प्रमुख रूप से उसका कारण होता है क्रोमोसोम। जी हाँ, क्रोमोसोम जिसको हम लोग गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, क्रोमोसोम को हम लोग गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग जानेंगे उसके खोज किसने किया और कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, आप लोग फटाफट हो जाएं तैयार कॉपी कलम लेकर। अब हम लोग चलते हैं इस टॉपिक की ओर। तो आप लोग जो देख रहे हैं ये लिंग निर्धारण, जी हाँ, लिंग निर्धारण जो होते हैं, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम लोग। ह्यूमंस में लिंग निर्धारण जो होते हैं क्रोमोसोम में होते, क्रोमोसोम से होते हैं। क्रोमोसोम, सबसे पहले क्रोमोसोम के खोजकर्ता के बारे में बात करेंगे तो कार्ल विल्हल्म होते हैं, जिसने कि 1942 ईस्वी में क्रोमोसोम की खोज किया। और इन्होंने ये बताया कि क्रोमोसोम जो होते हैं एक आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। जी हाँ, जिसके माध्यम से आनुवांशिक गुण होते हैं, अर्थात आनुवांशिक गुणों का सहायक यह होते हैं। खोजकर्ता जो है इसके कार्ल विल्हल्म क्रोमोसोम के द्वारा होते हैं। अब हम लोग ह्यूमंस में बात कर लें। ह्यूमंस में कुल क्रोमोसोम की संख्या 46 होते हैं, 46। जी हाँ, 46 अर्थात 23 पेयर्स, अर्थात 23 जोड़े। मनुष्य में कुल क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 46 अर्थात 23 जोड़े होते हैं। तो बच्चों, आप सब लोगों को समझ में आ रही है
हमें उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ रही होगी। तो ह्यूमंस में जो हम लोगों ने जाना 46 क्रोमोसोम होते हैं, अर्थात 23 जोड़े। इसमें जो होते हैं अब क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें से 23 जोड़े में से 22 जोड़े क्रोमोसोम समान होते हैं, अर्थात एक समान होते हैं। तो जिसे हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। जी हाँ, ऑटोसोम कहते हैं। 23 जोड़े में से जो 22 जोड़े समान होते हैं उसको हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। जी हाँ, ऑटोसोम कहते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है जिसे हम लोग लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र कहते हैं, वो जो होते हैं 23वां जोड़ा अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। 23वां जोड़ा जो 2 होते हैं, अर्थात एक जोड़े 22 जोड़े समान और 23वां जोड़ा जो होते हैं वह अलग अलग होते हैं। और यही तो है मनुष्यों में अर्थात जीवों में लिंग निर्धारित करने वाला क्रोमोसोम। तो बच्चों आप सब लोगों को क्रोमोसोम की परिभाषा समझ में आ रही होगी। क्रोमोसोम क्या है? तो जी हाँ, क्रोमोसोम वह है जो कि लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं, अर्थात जिसके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है उसे ही तो क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम के आधार पर ही लिंग निर्धारण होती है। तो ये जो 23वां जोड़ा जो होता है इसको ओलोसोम कहते हैं, जो कि एक्स और वाई अर्थात क्रोमोसोम जो होते हैं 2 होते हैं। क्रोमोसोम के टाइप जो होते हैं 2 होते हैं, एक्स और वाई। क्रोमोसोम एक्स और वाई 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले क्रोमोसोम जो होते हैं एक्स वाई की संरचना किस प्रकार होते हैं। एक्स वाई की संरचना जो होती है क्रोमोसोम लंबवत और छड़ के आकार की संरचना होती है। जी हाँ, एक्स क्रोमोसोम जो होती है लंबवत और रॉड शेप होती है। जी हाँ, किस शेप की होती है? तो रॉड शेप अर्थात छड़ के आकार की संरचना होती है। अब हम लोग वाई क्रोमोसोम के बारे में अगर बात करें, वाई क्रोमोसोम जो होते हैं एक्स क्रोमोसोम की अपेक्षा, जी हाँ, वाई क्रोमोसोम जो होते हैं एक्स क्रोमोसोम की अपेक्षा अत्यधिक छोटी होती है। एक्स क्रोमोसोम की अपेक्षा वाई क्रोमोसोम अत्यधिक छोटी होती है। अब हम लोग क्रोमोसोम जो पढ़ रहे हैं, अब इसका सिद्धांत सबसे पहले हम लोग जाने लिंग निर्धारण के लिए। जी हाँ, लिंग निर्धारण जो होती है वो पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करती है। जी हाँ, लिंग निर्धारण यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेवार है। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर हम लोग जानेंगे कि लिंग निर्धारण के लिए पिता अर्थात जनक का क्रोमोसोम अर्थात उत्तरदायी होता है, ना कि माता का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। केवल और केवल पिता का ही गुणसूत्र उत्तरदायी, इसी के द्वारा यह ज्ञात होता अर्थात निर्धारित होता है कि जन्म लेने वाला बच्चा जो होंगे नर होंगे अर्थात मेल होंगे या स्त्री अर्थात फीमेल होंगे। यही पिताजी के गुणसूत्र के द्वारा ही ज्ञात होते हैं। तो हम लोग पहले जान लें, मेल में जो होते हैं गुणसूत्र जो होते हैं मेल में एक्स और वाई। जी हाँ, मेल में जो गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई, इसमें से दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स और वाई। पुरुष में जो होते हैं एक्स और वाई, 2 अलग अलग दोनों प्रकार के गुणसूत्र मेल अर्थात पुरुष में पाए जाते हैं। अब हम लोग स्त्री के बारे में बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा भिन्न हो जाती है। यहाँ जो होते हैं आप लोग जो ये देख रहे हैं यहाँ एक्स और वाई, हम लोगों ने जाना पुरुष में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं, लेकिन स्त्री में जो होते हैं
यहाँ केवल और केवल x और x गुणसूत्र होते हैं। जी हाँ, यहाँ जो होते हैं केवल x और x गुणसूत्र ही होती है। अर्थात यहाँ y के जगह पर x के सिमिलर अर्थात y वहां उपस्थित नहीं होती है और वहां y के स्थान पर एक x क्रोमोसोम ही उपस्थित रहता है। अर्थात एक जोड़े x क्रोमोसोम ही फीमेल में पाए जाते हैं। फीमेल अर्थात मादा या स्त्री। तो हम लोगों ने जाना अब जो लिंग निर्धारण का जो सिद्धांत होते हैं, जैसे पुरुष, स्त्री, इस तरह का जो लिंग निर्धारण सिद्धांत होती है उसको हम लोग हेटेरोगेमेसिस कहते हैं। जी हाँ, हम लोग हेटेरोगेमोसिस कहते हैं। अर्थात इसको जो थ्योरम ऑफ हेटेरोगेमेसिस कहेंगे। लिंग निर्धारण का जो सिद्धांत हुआ उसे हम लोग इस नाम से जानेंगे, हेटेरोगेमेसिस। तो बच्चों, आप सब लोगों को समझ में आ रही होगी कि ये लिंग निर्धारण के बारे में जो हम लोगों ने अभी तक में बात करा। अब हम लोग जानेंगे कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो आप लोग यहाँ देखेंगे तो कि हम लोगों ने जाना मेल अर्थात पुरुष में एक्स और वाई दो क्रोमोसोम होते हैं। हम लोगों ने क्या जाना, पुरुष में एक्स और वाई दो भिन्न भिन्न क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें से जो होते हैं इसको दो अलग अलग पार्ट्स में विभाजित कर दिया जाए। इसमें भी 22 समान है, इसमें भी 22 जोड़े समान है। अब यहाँ देखेंगे 23वां जोड़ा जो अलग है ना, 23वां जोड़ा, यही तो लिंग का निर्धारण, ओलोसोम जो है यही तो लिंग का निर्धारण करता है। अब देखेंगे ये भी पिता से अर्थात पिता से 22 लिया है, ये भी 22 लिया। अब यहाँ तो 44 थोड़ी ना ले लेगा, ये जो 44 समान है ये 44 समान थोड़ी ले लेगा। तो 44 ले लेगा तो बच्चे में क्या हो जाएगा, 88 2 90 गुणसूत्र हो जाएगा। तो इस जगह पिता का ये 22 गुणसूत्र समान, ये भी 22 गुणसूत्र समान, अर्थात 22 दूना 44, ये दोनों सेम टू सेम हो गई। और ये जो 23वां जोड़ा आप देख सकते हैं, 23वां जोड़ा इसका y और इसका एक जोड़ा ये एक अलग होते हैं। ये 23वें जोड़े में से x और y वाला जो होता है वो लिंग का निर्धारण करता है। 22 इसका 22 उसका। जब आप देख रहे हैं इससे 22 लिया है, इससे भी 22 लिया है, अर्थात ये 22वां जोड़ा समान। और ये देखिए आप यहाँ ये y लिया लिंग निर्धारण वाला और ये लिया लिंग निर्धारण वाला, ये यहाँ अर्थात ये लिंग निर्धारण वाला जो y क्रोमोसोम लिया माता से या x लिया। तो दोनों में से क्या हो गया, x और y जब मिला तो क्या बनेगा, x और y हम लोग तो पढ़ चुके हैं, अर्थात पढ़ रहे ऊपर में पढ़ चुके हैं, ये नर बनेगा। जी हाँ, अर्थात यह मेल जन्म लेगा। और यहाँ इसका भी x इसका भी x, तो यहाँ तो मादा रहेंगे, मादा अर्थात फीमेल स्त्री। फिर आप देखेंगे तो इसका x क्रोमोसोम और इसका भी x क्रोमोसोम, दोनों का x क्रोमोसोम जब मिलेंगे तो उस समय अर्थात उस स्थिति में जो बच्चे पैदा होंगे वह होंगे XX, अर्थात 22 जोड़े समान और 23वां जोड़ा जो दोनों क्रोमोसोम मिला XX, तो XX अर्थात XX। समझ रहे होंगे आप लोग, XX। जी हाँ, अर्थात मादा, फीमेल। अब फिर से यहाँ देखें इसका 22 जोड़ा और ये यहाँ से देख रहे हैं आप लोग, यहाँ जो इसका X क्रोमोसोम इसका Y क्रोमोसोम 44 प्लस X प्लस Y, अर्थात X और Y दोनों क्रोमोसोम जब टेकअप हो रहे हैं तो क्या होंगे, XY क्रोमोसोम अर्थात नर। XY समझ में आ रहा है, दो डिफरेंट एज। इससे इसको एक ट्रिक से पढ़ेंगे, जब दो डिफरेंट एज होंगे तो पुरुष, जी हाँ, पुरुष में डिफरेंट एज होते हैं, अलग होते हैं। तो ये जो होते हैं ये नर होंगे।
जी हाँ, ये नर होंगे। अब आप सब लोगों के मन में यह सवाल आ रही होगी कि आखिर कब यह क्रोमोसोम दोनों एक साथ में कब होंगे, तब तो लिंग का निर्धारण अर्थात एम्ब्रोसिस का निर्माण होंगे। जी हाँ, जब यह क्रोमोसोम लिंग निर्धारण वाला क्रोमोसोम जो होते हैं दोनों, जब मेल जीमेट्स अर्थात पुरुष जनन अंग अर्थात शुक्राणु और फीमेल जीमेट्स अर्थात ओवम, जब दोनों एक बार निषेचित होंगे अर्थात जाइगोट युग्मजन बनेंगे, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। अर्थात जब एक साथ स्पर्म और ओवम एक समय में, जी हाँ एक ही समय में, आप लोग जानते होंगे कुछ में ऐसा भी होता है कि जल्द से जल्द जो होता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो ही नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाते हैं? उसका यही रीजन है, यही तो उसका रीजन है कि लिंग अर्थात फर्टिलाइजेशन की क्रिया अर्थात निषेचन की क्रिया के लिए पुरुष जनन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से जो ये स्पर्म होते हैं और फीमेल का जो होते हैं ओवम, ये दोनों एक ठीक निश्चित समय पर, दोनों एक समय पर जब दोनों स्टिमेटिंग होते हैं अर्थात जब दोनों एक समय में मिलते हैं अर्थात निषेचित जाइगोट्स होते हैं, जिनमें दोनों जीमेट्स जब जाइगोट्स होते हैं युग्मजन बनते हैं, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तो क्या होंगे, आप लोग जान रहे होंगे, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तो प्रेगनेंसी होंगे तो बच्चे बनेंगे, बच्चे बनेंगे तो बच्चे को जन्म होंगे, तब बाद में पता चलेगा कि वो पुरुष है या स्त्री होंगे। तो इस प्रकार से यह दोनों एक साथ मिलना जरूरी होता है। कुछ में ऐसा भी होता है कि जल्द से जल्द फर्टिलाइजेशन की क्रिया कई बार मिलने के पश्चात भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो ही नहीं पाती। तो क्यों? इसलिए होता है दोनों एक निश्चित समय पर नहीं जा पाते हैं, तो उस समय फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो ही नहीं पाती है। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक में जाना कि किस प्रकार से लिंग निर्धारण की क्रिया होती है। तो बच्चों, अब हम लोगों ने पढ़ा कि लिंग का निर्धारण बॉयज एवं गर्ल्स अर्थात लड़का या लड़की, नर या मादा, मेल या फीमेल, इस तरह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से विभाजन होते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, हम लोग आज जानेंगे जुड़वा बच्चे किस प्रकार से होते हैं, किस कारण से होते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में आज हम लोग फिर से बात कर लेते हैं। तो चलते हैं। तो देखिए, जुड़वा बच्चे होने की संभावना जो होती है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो अनुवांशिक गुण होता है उसका कारण, अनुवांशिक गुण। तो हम लोग अनुवांशिक गुण के बारे में जब हम लोग जानेंगे, अनुवांशिक गुण इसके बारे में जो होते हैं, इसका दो रीजन होते हैं कि या तो उसके माँ जुड़वे हो अर्थात मदर जो होंगे ट्विंस, अर्थात माँ जुड़वे होंगे तो उसमें भी जुड़वे बच्चा पैदा होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और दूसरा रीजन यह है कि या तो पिताजी जुड़वे होंगे तो उसमें से जुड़वे बच्चे पैदा होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो बच्चों, पहला रूल जो था, ये पहला कारण आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि माता या पिता दोनों में से अगर कोई जुड़वा हो या उसके वंशज कोई जुड़वा हो तो उसमें से जुड़वा होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो जुड़वा होते क्यों है, यह सवाल आप सबके मन में सवालें उठ रही होगी, गुथ रही होगी, अर्थात विकसित हो रहे होंगे कि आखिर जुड़वा होते क्यों है। तो आप लोग निष्फिक्र हो जाइए और हम लोग जान लेते हैं कि जुड़वे क्यों होते हैं। ये जो स्पर्म है ना, ये टेल, पूंछ वाला टेल, ये जो स्पर्म है, ये जब ओवम से स्टिमेटिंग होती है, जी हाँ, ये ओवम
ओवम से हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, ओवम, ओ लिखे ना तो समझ जाइए आप लोग ओवम। जी हाँ, ये जो पूंछ वाला लिखे टेल वाला, ये हो गया स्पर्म और ये हो गया ओवम। ये जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा फर्टिलाइजेशन होते हैं, फर्टिलाइजेशन होते हैं, अर्थात निषेचन की क्रिया होती है। हम लोगों ने जाना कि दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इसमें जो होते हैं निषेचित होने के पश्चात ये जो स्पर्म होते हैं ओवम से मिलते तो एक ही हैं, लेकिन बाद में जो ये होते हैं यह देखेंगे ये दो भागों में अर्थात दो हो जाते हैं, अर्थात दो खंड में विभाजित हो जाते हैं। अब क्या होंगे, जब दोनों दो खंड में विभाजित होंगे, आपको ये तो हो गया ट्विंस, अर्थात जुड़वे तो बन गए। तो यही कारण है कि ये स्पर्म से जब ओवम स्टोमेटिक मिलते हैं, लेकिन वह बाद में जो होते हैं दो भागों में विभाजित दो हो जाते हैं, इसी कारण से यह जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं। तो बच्चों बिना देर किए तो हम लोग चलते हैं दूसरे रूल की ओर, दूसरे कारण की ओर कि किस प्रकार से और संभावना बढ़ जाती है। तो हम लोग अब बात करेंगे उम्र। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे उम्र की। उम्र जो होती है, उम्र इसका सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा संभावना इसमें होती है उम्र में। माता के उम्र में जो होती है इसका प्रमुख कारण होती है, अर्थात जिस माता का उम्र अर्थात 35 वर्ष के पश्चात फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। जी हाँ, 35 ईयर जो होती हैं उसमें से जो होती हैं माता की, पिता की नहीं, माता की उम्र जब होती है 35 वर्ष के बाद जब फर्टिलाइजेशन होती है, उसमें अधिकतर संभावनाएं जो होती है ना तो जुड़वा बच्चा पैदा होने की, अर्थात ट्विंस। जी हाँ, ट्विंस समझ में आ रही है, ट्विंस जुड़वे बच्चा पैदा होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके तीसरे कारण के बारे में आइए हम लोग बात कर लें। इसका तीसरा संभावना जो होती है वो होती है लंबाई। जी हाँ, शरीर की लंबाई, शरीर की लंबाई। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि लिंग निर्धारण के लिए कौन होते हैं जिम्मेदार, पिता के क्रोमोसोम जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जुड़वे बच्चा पैदा होने के लिए जो होंगे ना माँ जिम्मेदार होंगे, अर्थात इसमें माँ का ही रीजन होंगे। अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी शरीर की लंबाई के बारे में। तो इसका जो कारण है ना, अगर माँ के शरीर की लंबाई ज्यादा है, ज्यादा लंबी है माँ, उसमें तो बच्चे ज्यादा और ज्यादातर संभावना बढ़ जाती है कि उसमें जुड़वे बच्चा पैदा ही होंगे। तो इसमें जो होते हैं माँ के शरीर की लंबाई, माँ का शरीर जो होते हैं अत्यधिक लंबाई से यह संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ, माँ के शरीर की लंबाई से जो होते हैं ना यह ओवम दो खंडों में विभाजित होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे बच्चे ट्विंस पैदा ले सकते हैं, अर्थात इसमें ज्यादा संभावना होती है। और हम लोग अगले पढ़ते हैं चौथा कारण। अगर हम लोग पढ़ लें चौथी संभावना तो वह नस्ल होती है। जी हाँ, नस्ल अर्थात जलवायु, अर्थात अलग अलग देश की जलवायु जो होती है ना अलग अलग होती है, जिस कारण से यह भी इसे भी एक ये जो होते हैं जुड़वा बच्चे पैदा होने का यह एक संभावना का कारण माना जाता है। तो बच्चों आप सब लोगों को यह क्लास समझ में आ रही होगी, आ गई होगी। हम लोगों ने इस कक्षा में जाना कि जुड़वे बच्चे किस प्रकार से पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है, होती है, और हम लोगों ने जाना किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। इस तरह से हम लोगों ने यानी और कुछ जाने कि हम लोग क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम किसे कहते हैं, लिंग निर्धारित करने वाला क्रोमोसोम किसे कहते हैं, हम लोगों ने इस तरह से इसके बारे में विशेष अध्ययन किया। तो बच्चों आज के कक्षा में हम लोगों ने इतना पढ़ा, फिर मिलेंगे हम लोग अगले कक्षा में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।